कहा जाए, जीवन की चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, मन जितना प्रसन्न रहेगा, नतीजा हमेशा अच्छा ही होगा। यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन तालियों की जोरदार गड़गड़ा है। परीक्षा पे चर्चा 2022 के शुभ अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन एवं स्वागत हेतु सादर आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार। परीक्षा पे चर्चा की 5वीं संस्करण में 5th एडिशन पे हम सभी का मार्गदर्शन करने हेतु, देश की नई पीढ़ी को आशीर्वाद देने हेतु स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं इस कार्यक्रम में देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको अभिनंदित करता हूं। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में देश की सभी राज्यों की माननीय राज्यपाल, अनेक राज्यों की माननीय मुख्यमंत्री, लगभग सभी राज्य की माननीय शिक्षा मंत्री, लाखों स्थानों में करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी और युवा भाई और बहनें, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षयित्री तथा समग्र शिक्षा परिवार की करोड़ों की जनता इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं सभी का शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, चौथा एडिशन महामारी कोरोना के कारण हम प्रत्यक्ष कर नहीं पाए। आज बड़ी खुशी की बात है, भारत समेत विश्व की नागरिकों ने कोरोना को आज पराजित किया है। भारत आज वैक्सीनेशन में दुनिया की एक प्रकार से 1 नंबर देश बन चुका है। बच्चों को भी कोरोना की टीका लगना शुरू हो गया है। मित्रों, यह इस देश की सामूहिक जनशक्ति की एक परिचायक है। यही तो जन आंदोलन है, यही तो माननीय प्रधानमंत्री की जो दिशा है, सबको लेकर चलना, सबकी साथ सबकी विकास, यही इसका मुख्य मंत्र रूप है। स्कूल की घंटियां फिर से बजना शुरू हो गई। घर से बच्चे निकल के स्कूल बस में, साइकिल में विद्यालय जाना शुरू कर दिए हैं। देश सहजता की ओर बढ़ चुकी है। और देखिए क्या संयोग है, हम सब अमृत काल में आज पहुंच चुके हैं। आजादी का 75 साल जब हम मना रहे हैं, आज प्रत्यक्ष रूप में शिक्षा जगत की, शिक्षा परिवार की ये कार्यक्रम आयोजन हम कर रहे हैं। और क्या कार्यक्रम है? परीक्षा पे चर्चा। मित्र, हम जिंदगी में सभी लोगों ने परीक्षा दिया होगा और आज की बच्चे, हमारे आज की पीढ़ी को परीक्षा के लिए तैयार हो चुका है। परीक्षा सबकी मन में थोड़ा चिंता डालती है, थोड़ा शंका करती है, थोड़ा सबको दुविधा में, थोड़ा असमंजस्य में, थोड़ा चिंता में डालती है। पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है आत्मविश्वास। मैं आज के कार्यक्रम में सभी को एक अनुरोध करूंगा, परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद आपको जब समय मिले तभी एक छोटी सी मूवी यूट्यूब में है, चलो जीते हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जब बचपन में एक विद्यार्थी थे, उन्होंने कैसे जिंदगी को सामना किया, परिस्थिति को कैसे सामना किया, मूल्यबोधों के बारे में कैसे विषय उनके सामने आई थी, सारे हमको उसमें प्रेरणा देती है। आज ऐसे ही अमृत काल में मित्रों थोड़ा कल्पना करिए, जो मेरे नन्हे दुन्हे नौजवान साथी यहाँ बैठे, जिनकी उम्र 14, 15, 17 साल है, ये जब आजादी का हम लोग शताब्दी मना रहे होंगे 100 साल, तब दुनिया की बागडोर, न केवल देश की, दुनिया की बागडोर आपके हाथ में आ चुका होगा। आज की उम्र 40 पहुंच चुका होगा। और इन्हीं बच्चों को भविष्य पीढ़ी को तैयार करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभिभावक के नाते
घर की मुखिया के नाते आज परीक्षा पे चर्चा की 5th एडिशन में तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए छोटी छोटी बातों को आपके साथ साझा करने के लिए बात छोटी हो सकती है, लेकिन उसकी प्रभाव दूरगामी और बहुत बड़ा होता है। ऐसे मैं फिर दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप और देश के करोड़ों बच्चों के बीच में और माननीय प्रधानमंत्री के बीच में दूरी ना बनाते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विनती करता हूं, आए और खुद आपसे गपशप करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। आप सबको नमस्कार। वैसे मेरा बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, लेकिन समय के कारण बीच में आपको मिल नहीं पाया। मेरे लिए आपका कार्यक्रम जरा विशेष खुशी का है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिला। मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा का आप लोगों को कोई टेंशन होगा। मैं सही हूं ना? मैं सही हूं ना? आप लोगों को टेंशन नहीं होगा ना? अगर टेंशन होगा तो आपके माता पिता को होगा, फिर क्या करेगा? सच में बताइए, किसको टेंशन है? आपको या आपके परिवार वालों को? जिनको खुद को टेंशन है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, अभी भी लोग हैं और जिनका पक्का विश्वास है कि मम्मी पापा को टेंशन है, वो कौन कौन है? ज्यादा तो वही है। कल विक्रम संवत नववर्ष शुरू हो रहा है और वैसे ही पूरा अप्रैल महीना हमारे देश में अनेक त्योहारों से भरा रहता है। मेरी आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होती है और उसमें त्योहारों का मजा नहीं ले पाते। लेकिन अगर एग्जाम को भी त्योहार बना दें तो फिर वो त्योहार में कई रंग भर जाते हैं। और इसलिए आज का हमारा कार्यक्रम हम हमारे एग्जाम में त्योहार का वातावरण कैसे बनाएं, उसको रंगों से कैसे भर दें, उमंग उत्साह के साथ हम परीक्षा के लिए कैसे प्रस्थान करें, इन्हीं बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कई साथियों ने बहुत सारे सवाल मुझे भेजे भी हैं। कुछ लोगों ने मुझे ऑडियो मैसेज भी भेजा है, कुछ लोगों ने वीडियो मैसेज भेजा है। मीडिया के साथियों ने भी आम शाम पर विद्यार्थियों से बातें करके कई सवाल निकाले हैं। लेकिन समय सीमा में जितना कर सकता हूं उतना जरूर करूंगा। लेकिन मैं इस बार एक नया साहस करने वाला हूं। बस क्योंकि पिछले 5 बार का अनुभव है कि बाद में कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि मेरी बात रह गई, मेरी बात नहीं आई वगैरह। तो मैं एक काम करूंगा इस बार कि आज जितना हो सकता है समय की सीमा में हम बातें करेंगे। लेकिन बाद में आपके जो सवाल हैं उसको मैं अगर समय मिला तो वीडियो के माध्यम से, कभी प्रवास करते समय मेरे मौका होगा तो ऑडियो के माध्यम से, या तो फिर रिटन टेक्स्ट के रूप में मैं नमो ऐप पर सारे चर्चा को
फिर से एक बार आपके सामने जो चीज़ें यहाँ छूट गई थी उसको रखूँगा, ताकि आप नमो ऐप पर जा करके, अब उसमें भी इस बार एक नया प्रयोग किया है, माइक्रोसाइट बनाई है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कौन है? थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की राजधानी ऐतिहासिक नगरी दिल्ली के विवेकानंद स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहती है। खुशी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ये अच्छी बात है, खुशी से शुरू हो रहा है। और हम भी चाहते हैं कि परीक्षा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मेरा नाम खुशी जैन है। मैं कक्षा 12वीं विवेकानंद स्कूल आनंद विहार दिल्ली की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें? धन्यवाद। धन्यवाद खुशी। मान्यवर, साहित्यिक परंपरा के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत समृद्ध प्रदेश छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कक्षा 12वीं के छात्र ए श्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वह उत्सुक है प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को। श्रीधर, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं ए श्रीधर शर्मा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 12 बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूँ। महोदय, मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? और अंततः अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निपटूं? धन्यवाद श्रीधर। From the land where the Sabarmati son Mahatma Gandhi ji started his Satyagraha movement, I invite Kenny Patel, a class 10 student of Baroda, who earnestly seeks your guidance on similar challenges faced by her. Kenny, please ask your question. Greetings, Prime Minister sir. My name is Kenny Patel. I am from Nihal High School, Baroda, Gujarat, from class 10. My question is, how to overcome the stress of completing the whole syllabus with a proper revision and hence are not well results, and how to take proper sleep and rest during the examination time. Thank you, sir. Thank you, Kenny. माननीय प्रधानमंत्री जी, खुशी, श्रीधर शर्मा तथा केनी पटेल परीक्षा के तनाव से ग्रसित हैं। उन्हीं की तरह देश भर से अनेक विद्यार्थियों ने एग्जाम से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। परीक्षा के तनाव से लगभग सभी विद्यार्थी प्रभावित होते हैं और आपके मार्गदर्शन के अभिलाषी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक साथ आपने तो इतना सवाल पूछ लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे इस क्लिनिक से गुजरना पड़ेगा। इसमें आपके मन में भय क्यों होगा? ये प्रश्न मेरे मन में, क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है। मतलब कि आपने बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर
ये तो दिमाग में बैठता नहीं है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए थे। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाती है। इसे आपके इन अनुभव से, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा कि आपके मन में जो पैनिक होता है, क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस में कमी है? कहने को हम खुद कहते होंगे, लेकिन मन में ऐसा है। मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ रहा है। हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है, लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी वो ओवरकम कर जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए, पैनिक के हो ऐसा वातावरण तो पनपने ही मत दीजिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है उतनी ही सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताएंगे। एक्स्ट्रा कम अधिक जोड़ना तोड़ना तो आपके पूरे स्वभाव से डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूँ, मेरा एक दोस्त ऐसा करता है इसलिए उसको अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं भी वो करूँ। आप वो कुछ मत कीजिए जो आपने सुना, आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आए हैं और उसमें आप विश्वास दीजिए। मुझे पक्का भरोसा है आप पर कि आप बहुत सरलता से, मन से, उत्साह से, एक फेस्टिवल मूड में एग्जाम दे पाएंगे और सफल होते रहेंगे। Thank you, Honorable Prime Minister Sir, for teaching us to accept exams as a natural experience to believe in ourselves. Honorable Prime Minister Sir, the next question comes from my student in Karnataka, renowned for its heritage destination and national park. Tarun MD, who is a class 11 student here, seeks a solution to his problem. Tarun, may we have your question, please? सुन लो लो क्या बोला जा रहा है वो I express my sincere gratitude in being given an opportunity to participate in the 5th edition of Parisha Pe Charcha 2020. My question to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is, sir, how can we students focus their study matters? Because there are so many distractions like YouTube, WhatsApp and other social media. It is very difficult to study online without distraction. Sir, is there any solution for this? Thank you, sir. Thank you, Tarun. Honorable Prime Minister Sir, tragically, a class 10 student of Silver Oak School, Delhi Cantonment Board, is eager to ask his question on a similar subject. Sahib, please ask your question. नमस्कार महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं साहिब अली सिल्वर ओक स्कूल दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। पिछले 2 वर्षों से हम अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से हम में से बहुत से बच्चों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन शुरू हो गई।
इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करें, इस पर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। Thank you, Sahib. Honorable Sir, Kirtana Nair, a class 10 student from Thiruvananthapuram, Kerala, is plagued by the same problem and expects to receive guidance from you, sir. Kirtana's question has been received 4 times now. Kirtana, please ask your question. Hi, I am Kirtana from class 10 in Christchurch Point, Tirunelveli, Kerala. As we all know, our classes have shifted online during the pandemic. There is so much distraction in our home, in the phone, mobile, social media, etc. Sir, so my question is, how can we improve the learning through online classes? Honorable Sir, online education has challenged not only students but teachers too. Mr. Chitra and a teacher from Srishadi seeks guidance and direction from you. So, please ask your question. I am Santosh Odiswaran from the Association School for Kannada. My question is, as a teacher, undergoing online teaching and learning has become a challenge. How best to face it, sir? Dhanyawad Mahoday. Thank you, sir. Honorable Prime Minister, sir, Tarun, Sahib, Kirtana, and Chandrakesh Surendra, sir, are all anxious about the online education has caused them to addicted to and distracted by social media during the last 2 years. Honorable sir, from different parts of the country, we have received many similar questions. Although these are the selected ones that sum up everyone's concern. I request you to please guide them, sir. मेरे मन में सवाल आता है Rekha ma'am, some children want to go their home. They are having only half an hour. जब आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं रीडिंग करते हैं कि रील देखते हैं? Wait till 5 p.m. Okay? मैं आपको आगे का नहीं कराऊंगा, लेकिन आप समझ गए कि मैंने आपको पकड़ लिया। हकीकत में जो ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका नहीं, आप अनुभव करे होंगे क्लास में भी बहुत बार आपका शरीर क्लासरूम में होगा, आपकी आंखें टीचर की तरफ होगी, लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा। कान को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है, कोई खिड़की नहीं लगाई, लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर ही नहीं होता। जो चीजें ऑफलाइन होती है वही चीजें ऑनलाइन भी होती है। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। मेरा मन पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है। मेरा एक खोजी मन है जिसकी बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है। जितने देर भी ताली बजा रहे ना, आफ्टर दैट हम लोगों को बहुत समझ में आ रहा है, तो तुम लोग एक्सप्लेन करोगे उसको, ठीक है? तो ताली बजा रहे हैं, बदलता है तो माध्यम से बदलते रहते हैं। अब पहले के जमाने में तो बिल्कुल चलते थे, सदियों पहले तो वहाँ तो प्रिंटिंग पेपर भी नहीं थे, तो समय कोई किताब भी नहीं, ऐसे ही कंधा से चलता था। तो उनकी श्रवण शक्ति इतनी तेज रहती थी कि सुनते थे
हम उसको कंठस्थ कर लेते थे और पूरी काम के द्वारा सीख करके बाद में युग बदल गया, प्रिंटेड मटेरियल आ गया, किताबें आने लगी, तो लोगों ने उसमें ध्यान दिया। ये लगातार चलता रहा और यही तो मानव जीवन की विशेषता है। तो वो रिवॉल्यूशन का एक हिस्सा है। आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े व्यापक रूप से कर सकते हैं। इसे हमने अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना। लेकिन ये भी सही है कि कभी हमने एक कोशिश करनी चाहिए, हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ टीचर ने इतना बताया था, मुझे इतना याद रहा था, लेकिन यहाँ दो चीजें मुझे अच्छी मिल गई है, अच्छे तरीके से मिल गई है, मैं दोनों का जोड़ कर दूंगा तो वो आपकी ताकत बहुत बढ़ा देगी। ऑनलाइन का दूसरा लाभ ये है, आपकी का शिक्षा का एक हिस्सा है ज्ञान अर्जन करना। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिद्धांत क्या है? मैं मानता हूं ऑनलाइन पाने के लिए है, ऑफलाइन बनने के लिए है। मुझे कितना ज्ञान पाना है, कितना अर्जित करना है, मैं ऑनलाइन जाकर के दुनिया के जिस फोन से जो भी अवेलेबल है मैं अपने मोबाइल फोन पर या अपने आईपैड पर लाऊंगा, इसको मैं और ऑफलाइन जो मैंने वहां पाया है उसको पनपने का मैं अवसर दूंगा। मैं ऑफलाइन कुछ चीजों को मान लीजिए यहाँ साउथ इंडिया के साथियों ने मुझे पूछा, आखिर में बड़ा कम करते हुए बात हुई, टीचर महोदय ने पूछा, तो मैं कहूँगा कि माँ ऑनलाइन आपने डोसा कैसे बनता है, कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सब देखती है, लेकिन पेट भरेगा क्या? बढ़िया से बढ़िया डोसा आपने कंप्यूटर पर बना दिया, सारे इंग्रेडिएंट्स का उपयोग कर लिया, पेट भरेगा क्या? लेकिन वो ज्ञान अगर आपने कोशिश की और डोसा बना दिया तो पेट भरेगा ही नहीं भरेगा। तो ऑनलाइन को आपका आधार मजबूत करने के लिए उपयोग करें, आपको ऑफलाइन में उसको जाकर के जीवन में साकार करना, शिक्षा का भी रहता है। पहले आपकी जो किताब है वो, आपकी जो टीचर है वो, आपका जो सराउंडिंग है वो, बहुत सीमित साधन से ज्ञान प्राप्त करना। आज असीमित संसाधन है, इसलिए आप अपने आप को कितना व्यापक कर सकते हैं, खुद का विस्तार कितना कर सकते हैं, उतनी ही चीजें आप उसको एडॉप्ट करते हैं। और इसलिए ऑनलाइन को एक अवसर समझिए, लेकिन इधर उधर भटक करके काम करते हैं तो फिर टूल भी अवेलेबल है। आपने देखा होगा आपके हर गैजेट में टूल है जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वार्निंग देते हैं, ये करो ये मत करो, अब रुक जाओ, थोड़ी देर आराम करो, अब 15 मिनट के बाद फिर आना है तो वो 15 मिनट के बाद आएंगे। आप इस टूल का उपयोग करके अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन इन टूल्स का मैक्सिमम उपयोग करते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। दूसरा, जीवन में खुद से भी जुड़ना
ये भी उतना ही महत्व है जितना आईपैड के अंदर घुसने में आनंद आता है, मोबाइल फोन के अंदर घुसने में आनंद होता है, उससे हजारों गुना आनंद अपने भीतर घुसने का भी होता है। तो दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए कि जब आप ऑनलाइन में नहीं होंगे, ऑफलाइन में होंगे, इनर लाइन होंगे। जितना अंदर जाएंगे आप अपनी ऊर्जा को अनुभव करेंगे। अगर इन चीजों को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारे संकट आपके लिए कठिनाई पैदा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें मूल मंत्र दिया कि जब हम एकाग्र मन होकर अपनी पढ़ाई करें तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवास स्थान पानीपत हरियाणा से सुश्री सुमन रानी, जो कि एक शिक्षिका है, आपके समक्ष अपना प्रश्न रखना चाहती है। सुश्री सुमन रानी मैम, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। महोदय जी, मैं सुमन रानी, केबीपी कॉटन साइंस, पब्लिक स्कूल पानीपत से। सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति छात्रों को उनके कौशल को विकसित करने में नए अवसर कैसे प्रदान करेगी? धन्यवाद महोदय। धन्यवाद मैम। मान्यवर, पूर्व के स्कॉटलैंड नाम से प्रसिद्ध मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स की कक्षा 9वीं की छात्रा शीला वैष्णव भी आपसे इसी विषय पर प्रश्न पूछना चाहती है। शीला, कृपया अपना प्रश्न रखिए। Good morning, sir. I am Sheila Krishna of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Mafla, East Khasi Hills, Meghalaya, studying in class 9. My question to Honorable Prime Minister is how provisions of National Education Policy will empower students' lives in particular and society in general and pave way for Naya Bharat. Thank you, sir. थैंक यू शीला। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कई और भी सवाल देश भर से प्राप्त हुए हैं, जिनमें विद्यार्थियों ने यह अभिव्यक्त किया है कि हमारी रुचि कुछ और होती है, हम विषय कोई और पढ़ रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? कृपया मार्गदर्शन कर स्वीकार करें। गंभीर प्रकार का सवाल पूछा है और इतने कम समय में उसका पूरा विस्तार से जवाब देना भी कठिन है। पहली बात तो है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बजाय हम ये कहें, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। कुछ लोग एन को न्यू कहते हैं, एक्चुअली ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और मुझे अच्छा लगा कि आपने पूछा, शायद दुनिया में शिक्षा की नीति निर्धारण इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, इतने स्तर पर हुआ होगा, ये अपने आप में शायद एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2014 से जब मुझसे कार्य के लिए आप सबने पसंद किया तो शुरुआत से इस काम पर हम लगे। करीब 6-7 साल तक बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, हर स्तर पर हुआ। गांव के शिक्षकों के बीच हुआ, गांव के स्टूडेंट्स के बीच हुआ, शहर के शिक्षकों के बीच हुआ, शहर के स्टूडेंट्स के बीच हुआ, बॉयज स्टूडेंट्स ने कहा, गर्ल्स स्टूडेंट्स ने कहा, दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में, यानी एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने में सालों तक इस विषय पर ब्रेनस्टॉर्मिंग, उस सबके जिस तैयार की और देश के बहुत ही अच्छे विद्वान, और वो भी आज के युग को ध्यान में रखते हुए जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों के नेतृत्व में इसकी विशद चर्चाएं हुई, उसमें से ड्राफ्ट तैयार हुआ, उस ड्राफ्ट को फिर लोगों के बीच में दिया और 15-20 लाख इनपुट, यानी इतना बड़ा एक्सरसाइज,
इतनी व्यापक एक्सरसाइज उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी आई। और ये एजुकेशन पॉलिसी को मैंने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी सरकार कुछ भी करें तो कहीं कहीं से तो विरोध का स्वर कुछ न कुछ तो हर कोई मौका ढूंढता रहता है। लेकिन अब मेरे लिए खुशी की बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तान के हर तबके में पूरजोश स्वागत हुआ है। और इसलिए इस काम को करने वाले सब अभिनंदन के अधिकारी, लाखों लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया। ये सरकार ने नहीं बनाया, देश के नागरिकों ने बनाया है, देश के विद्यार्थियों ने बनाया है, देश के टीचर्स ने बनाया है और देश के भविष्य के लिए बनाया है। अब एक छोटा सा विषय, पहले हमारे यहाँ खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता है। आपको जो 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़े होंगे उनको पता है। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोर्ड शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। यानी खेलकूद खेलना खेलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है। बिना खेले कोई खेल नहीं सकता। अगर आप खेलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। सुनो क्या बोल रहे, 3 स्पिरिट आता है, साहस आता है, अपने प्रतिस्पर्धी को समझने की ताकत आती है। ये सारी किताबों में से जो सीखते हैं खेल के मैदान में आसानी से सीखते, लेकिन वो पहले हमारे शिक्षा व्यवस्था से बाहर एक्स्ट्रा एक्टिविटी इसको प्रतिष्ठा दी। अब आप देखते हैं कि परिवर्तन आने वाला है और इन दिनों खेलकूद में जो रुचि बढ़ रही है तो उसको एक प्रतिष्ठा दी। पर मैं ऐसी चीज बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में आए। कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीजें। उसी प्रकार से क्या हम 20वीं सदी की नीतियों को लेकर के 21वीं सदी का निर्माण कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। 20वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? जरा जोर से बताइए ना। नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए? अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे, और ठहर जाएंगे ऐसा नहीं, हम पिछड़ जाएंगे। और इसलिए भी वैसे बीच में समय जितना जाना चाहिए तो उससे ज्यादा चला गया, उससे देश का नुकसान हुआ है। लेकिन अब जब हम पहुंच चुके हैं, अब जैसे आज हम देखते हैं कि कभी कभार माँ बाप की इच्छा के कारण, रिसोर्सेज के कारण, नजदीक में व्यवस्था के कारण हम अपनी इच्छा के शिक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ पाते और सब प्रेशर के कारण और प्रतिष्ठा के कारण एक ढंगे पे चले गए। हाँ नहीं डॉक्टर बनना है, लेकिन हमारा जो इंस्टिंक्ट है तो और है। मुझे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट। अब कानूनों से मेडिकल में तो चला गया, पहले तो गए हैं, तो फिर इस पाइपलाइन में यहाँ घुसे आप तो आपको वहां ही निकलना पड़ेगा दूसरे पर। अब हमने कह दिया ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रवेश कर लिया लेकिन 1 साल 2 साल के बाद लगा कि नहीं मेरा रास्ता ये नहीं है, मेरा तो मिजाज वो है, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको नए रास्ते पर जाने का अवसर देती है, सम्मान के साथ अवसर देती है।
आज हम जानते हैं पूरी दुनिया में स्किल का महात्म्य बहुत बढ़ गया है। सिर्फ शिक्षा, सिर्फ ज्ञान का भंडार ये इनफ नहीं है, हुनर भी होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। अब इसको हमने सिलेबस का हिस्सा बनाया है ताकि उसका पूर्ण विकास के लिए उसको खुद को अवसर मिल जाए। खुशी हुई, मैं भी एक प्रदर्शनी देखने आया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या रिफ्लेक्शन होता है वो छोटे से रूप में आज शिक्षा विभाग के लोगों ने रखा था। मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं, यानी बहुत ही प्रभावित था। आनंद आता था कि हमारे 8वीं 10वीं कक्षा के बच्चे 3D प्रिंटर बना रहे हैं। आनंद आ रहा है कि हमारे 8वीं 10वीं कक्षा के बच्चे वैदिक मैथमेटिक्स का ऐप चला रहे हैं और दुनिया भर के स्टूडेंट उनसे सीख रहे हैं। नंदिता और निवेदिता 2 बहनें में जो मिली, मैं बहुत ही सरप्राइज था। हमारे यहाँ तो इन चीजों को गुरु बना जाने वाला एक वर्ग होता है, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में अपने स्टूडेंट खोज लिए। वो खुद स्टूडेंट रहे लेकिन गुरु बन गए। अब देखिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है। टेक्नोलॉजी से वो डरे नहीं है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। उसी प्रकार से मैंने देखा कुछ स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, कुछ अच्छे पेंटिंग बनाए, और इतना ही नहीं उसमें विजन था, ऐसे ही करने के कार्य नहीं किया है। मैं उस विजन को अनुभव करता था। इसका मतलब हुआ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत सारे अवसर दे रहे। और इस अर्थ में मैं कहूंगा कि हम जितनी बारीकी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझेंगे और प्रत्यक्ष में उसको धरती पर उतारेंगे, आप देखिए मल्टीपल बेनिफिट आपके सामने होंगे। तो मेरी देश भर के टीचर्स को, देश भर के शिक्षाविदों से, देश भर के स्कूल से मेरा आग्रह है कि आप इसकी बारीकियों को जमीन पर उतारने के नए नए तरीके डेवलप कीजिए, और जितने ज्यादा तरीके होंगे उतने ही ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। मेरी शुभकामनाएं है। Honorable Prime Minister, sir, now we are absolutely confident that the national education policy will redefine the meaning of education for us and our future is brilliant. हम खेलेंगे तो अवश्य खेलेंगे। Honorable sir, Roshni of Rajkiya Kanya Inter College in the industrial town of Ghaziabad seeks respected Prime Minister's help and guidance on certain issues. Roshni, please ask your question. नमस्कार महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं रोशनी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या छात्र परीक्षा से डरते हैं या अपने माता पिता और शिक्षकों से? क्या हमें परीक्षा को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए जैसे कि हमारे माता पिता या शिक्षक हमसे उम्मीद करते हैं, या बस त्योहारों की तरह उनका आनंद लें? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। थैंक यू रोशनी। 5 नदियों के क्षेत्र, गुरुओं की भूमि स्थित समृद्ध राज्य पंजाब के भटिंडा से 10वीं की छात्रा किरणप्रीत इसी विषय पर अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। किरणप्रीत, कृपया अपना प्रश्न पूछें। Good morning, Honorable Prime Minister Sir. My name is Kiranpreet Kaur of Class 10. I study in Zone Public Senior Secondary School, Kalyan Sukha, District Bathinda, Punjab. Sir, my question to you is, how do I deal with my family's disappointment if my results are not good? I don't have negativity against my parents because I know they need more reassurance than I do. Thank you, sir. Please guide me. धन्यवाद किरणप्रीत। Honorable Prime Minister sir, like many of us, Roshni and Kiranpreet also find it a challenge to deal with the expectations of their parents and teachers.
We look forward to your advice, Honorable Sir. रोशनी, क्या कारण है कि आपने जब ये सवाल पूछा तो सबसे ज्यादा तालियां बजी? क्या कारण है? मुझे लगता है कि आपने सवाल स्टूडेंट के लिए नहीं पूछा है, आपने बड़ी चतुराई से पेरेंट्स और टीचर के लिए पूछा है। और मुझे लगता है कि आप चाहती हैं कि मैं आज यहाँ से हर एक पेरेंट्स को और टीचर को कुछ यहाँ से कह दूं ताकि आप भेदभाव आ जाए। इसका मतलब कि आप पर प्रेशर है टीचर का, आप पर प्रेशर है पेरेंट्स का। अब इससे आपको उलझन है कि मैं मेरे लिए कुछ करूं तो उनके कहने पर करूं। अब उनको समझा नहीं पा रहे हैं और मैं अपना छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये आपकी चिंता मैं महसूस कर रहा हूं। मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को और टीचर्स को ये जरूर कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप मन में सपने लेकर के जीते हैं, या तो जो सपने आपके खुद के अधूरे रह गए हैं, आप जो करना चाहते थे अपने विद्यार्थी काल में, आप जो अपने जीवन में करना चाहते थे वो नहीं कर पाए और इसलिए दिन रात आपको लगता है बस इसको तो वो बना के रखूंगा। यानी आप अपने मन की बातों को, अपने सपनों को, अपनी अपेक्षाओं आकांक्षाओं को अपने बच्चे में एक प्रकार से इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बच्चा आपको रिस्पेक्ट करता है, माँ बाप की बात को बहुत महत्व देता है। दूसरी तरफ टीचर कहते हैं देखिए तुम्हें ये करना है, तुम ये करो, हमारे स्कूल में तो ये रहता है, हमारी तो ये परंपरा है, आपका मन तो तीसरा ही करता है। और ज्यादातर हमारे बच्चों के विकास में ये जो कंफ्यूज और कॉन्ट्राडिक्टरी जो प्रभावों के बीच से गुजरना पड़ता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। और इसलिए पुराने जमाने में टीचर का परिवार से संपर्क रहता था, परिवार के हर लोग को टीचर जानते थे और परिवार भी अपने बच्चों के लिए क्या सोचता है उसे टीचर परिचित होते थे। टीचर क्या करते हैं, कैसा करते हैं, वो उसे पेरेंट्स परिचित होते थे। यानी एक प्रकार से शिक्षा एक चाहे स्कूल में चलती हो, शिक्षा घर में चलती हो, हर कोई एक ही प्लेटफॉर्म पर होता था। और उसके कारण अब क्या हुआ है, बच्चा दिन भर क्या करता है, माँ बाप को समझ नहीं है, जानते नहीं है। टीचर को सिलेबस से लेना देना है, मेरा सिलेबस पूरा हो गया, मेरा काम हो गया, मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया, बहुत मेहनत करके पढ़ा, ऐसा नहीं पढ़ाता, लेकिन उसको लगता है कि मेरी जिम्मेवारी है सिलेबस पूरा करो, वो मेरा दायित्व है। लेकिन बच्चे का मन कुछ और करता है। और इसलिए जब तक चाहे पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या स्कूल का एनवायरनमेंट हो, हम बच्चे के शक्ति और उसकी सीमाएं, उसकी रुचि, उसकी प्रवृत्ति, उसकी अपेक्षा, उसकी आकांक्षा, इन सबको बारीकी से ऑब्जर्व नहीं करते, उसको जानने समझने का प्रयास नहीं करते हैं और हम उसको धक्का मारते जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो लड़खड़ा जाता है। और इसलिए मैं रोशनी के माध्यम से सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को कहना चाहूंगा कि आप अपने मन की आशा अपेक्षा के अनुसार अपने बच्चों पर बोझ बढ़ जाए, इससे बचने का प्रयास करें। उनकी और हर बच्चे के पास एक स्ट्रेंथ होती है, हर माँ बाप को स्वीकारना होगा कि आपके तराजू में वो फिट हो या ना हो,
लेकिन परमात्मा ने उसको किसी न किसी विशेष तो ताकत के साथ भेजा है। उसके अंदर कोई सामर्थ्य है, ये आपकी कमी है, ये आपकी कमी है कि आप उसके सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते। ये आपकी कमी है कि आप उसके सपनों को समझ नहीं पा रहे और इसलिए दूरी वहीं से बन जाती है। और मैं चाहूंगा बच्चों से कि आप प्रेशर के बीच भी, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि माँ बाप का मत सुनो, मैं ये तो नहीं कहूंगा टीचर की बात मत सुनो, ये तो सलाह ठीक नहीं होगी, सुनना तो है ही नहीं, वो जो कहते हैं उसको समझना है, लेकिन हमें उन चीजों को स्वीकार करना है जो हमारे भीतर बहुत सहज रूप से, आपने देखा होगा धरती भी वैसे तो निर्जीव लगती है, एक बीज बोएंगे तो उसमें से कुछ नहीं निकलता है, लेकिन उसी धरती पर दूसरा बीज बोएंगे तो बहुत कुछ निकल जाता है, बहुत बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। दोष धरती का नहीं है, कौन सा बीज बोया है उस पर है। और इसलिए आपको पता है कि कौन सी चीज आप आसानी से हड़प पर लेते हैं, कौन सी चीज आपको मन के साथ एकदम उसमें आगे बढ़ जाते हैं। आप जी जान से उसमें जीतते जाइए, आपको कभी बोझ महसूस नहीं होगा। और शुरू में शायद शुरू में रुकावट आएगी, लेकिन बाद में परिवार गर्व करने लग जाएगा, हाँ हम तो सोचते थे कि इसमें ही बहुत अच्छा किया, आज तो हमारा नाम रोशन हो गया, 4 लोगों के बीच में बैठते हो तो तारीफ होती है। जो कल तक आपको ताकत को स्वीकार नहीं करते थे, वो आने वाले समय में आप ही के ताकत का गौरवगान करना शुरू कर देंगे। और इसलिए आप हंसते खेलते उमंग के साथ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए अतिरिक्त जो सामर्थ्य है उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आपने अभिभावक एवं शिक्षक की आशाओं अपेक्षाओं के बीच बच्चों की रुचि एवं आकांक्षाओं को नई शक्ति दी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। Honorable Prime Minister Sir, from the culturally rich city of Delhi, Vaibhav, a class 10 student of Kendra Vidyalaya Janakpuri, earnestly seeks your counsel regarding his problem. Vaibhav, please ask your question. नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम वैभव कनौजिया है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी दिल्ली में पढ़ता हूँ। महोदय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड सक्सीड व्हेन वी हैव सो मैनी ऑफ बैकलॉग। थैंक यू सर। अब कभी स्पेस बढ़ के आराम से खुल के बैठो। मेंटेन द प्रोटोकॉल ऑफ कोविड-19। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम बच्चे नहीं, हमारे अभिभावक भी आपसे अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं। सुजीत कुमार प्रधान जी, जो झारसुगुड़ा उड़ीसा से एक अभिभावक हैं, आपसे इसी विषय पर मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। श्रीमान सुजीत प्रधान जी, कृपया अपना प्रश्न पूछें। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम सुजीत कुमार प्रधान। मेरा प्रश्न है पाठ्येतर गतिविधि के लिए बच्चों को कैसे प्रेरित करें। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री जी, स्थापत्य और चित्रकला के धनी राजस्थान के जयपुर की कक्षा 12वीं की छात्रा कोमल शर्मा आपसे अपनी परेशानी का हल चाहती हैं। कोमल, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, मेरा नाम कोमल शर्मा है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बकरू जयपुर कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि मेरे एक सहपाठी का एक पेपर अच्छा नहीं गया है, तो मैं उसे दिलासा कैसे दूं। धन्यवाद। धन्यवाद कोमल। Honorable Prime Minister Sir, Aaron Eagle, a class 10 student of Qatar, is overwhelmed by a similar problem. Aaron, please go ahead and ask your question. Namaste sir, greetings from MES Indian School, Doha, Qatar. My name is Aaron Eagle of class 10. My questions to the Honorable Prime Minister of India are these: how to stop myself from procrastinating and how to keep away my exam fears
and a sense of lack of preparation. Thank you, Aaron. Honorable Prime Minister, sir. Vaibhav, Mr. Pradhanji, Komal and Aaron are eager to gain from your wisdom on how to handle the problem of lack of motivation and how to sustain commitment to academics. Also, many other students from all over India want to know how to ensure that they participate equally in extracurricular activities to be well integrated individuals. Kindly guide all of us, sir. कोई ये सोचता हो कि मोटिवेशन का कोई इंजेक्शन मिलता है और वो इंजेक्शन हम लगवा दें तो फिर मोटिवेशन का एश्योरेंस मिल जाता है। किसी को लगता है कि ये फॉर्मूला मिल जाए तो फिर मोटिवेशन की कभी समस्या नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन पहले तो खुद को आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप वो कौन सी बातें होती हैं जिससे पूरी तरह डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। आपको पता चलेगा, आप दिन भर देखेंगे, सप्ताह भर देखेंगे, महीने भर देखेंगे तो आप पकड़ पाएंगे कहा जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है वो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे लिए कठिन है। तो एक खुद को जानना और उसमें भी वो कौन सी बातें हैं जो मुझे हताश कर देती है, निराश कर देती है, एक बार उसको जान लें और उसको एक बार नंबर बॉक्स में डाल दें। ठीक है, फिर आप कोशिश कीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं। जो बातें सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छा गाना सुना, सिर्फ उसका संगीत नहीं, उसके शब्दों में कुछ चीजें ऐसी है कि आपको लगता है हाँ यार, सोचने का तरीका ये भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि आप अचानक नए सिरे से सोचना शुरू कर देते। किसी ने आपको बताया था? नहीं बताया था, लेकिन आपने खुद को तैयार किया था कि वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे मोटिवेटेड, आपने पकड़ लिया तो आपको मन करेगा हाँ ये मेरे लिए बहुत काम की चीज है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप स्वयं के विषय में जरूर एनालिसिस करते रहिए, उसमें किसी और की मदद के चक्कर में मत पड़िए। बार बार किसी को ये जाके मत कहो यार मेरा मूड नहीं है, मुझे मजा नहीं आता है। फिर आपके अंदर एक ऐसी विपरीत पैदा होगी कि हर बार आप सिंपैथी चाहेंगे। फिर आपका मन करेगा मम्मी मेरे पास बैठे हैं, जरा मुझे पुचकारे पुलकारे, समय में जरा उत्साहित करे, जरा लालन पालन करे। तो एक वीकनेस धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। कुछ पल तो अच्छे करे जाएंगे और इसलिए कभी भी उन चीजों के विषय में सिंपैथी गेन करने के उपयोग मत कीजिए, कभी मत कीजिए। है जीवन में मुसीबतें आई, निराशा आई, हताशा आई, मैं उसको खुद जीऊंगा, मैं उससे जम करके उससे जंग करूंगा और मेरी ही निराशा, मेरी उदासीनता को मैं ही खत्म कर दूंगा, मैं ही उसको कब्र में गाड़ दूंगा, ये विश्वास कर रहा है। दूसरा है हम किन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। कभी कभी कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने से भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। अब मान लीजिए आपके ही परिवार में एक 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसको कुछ लेना है लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल है। आप दूर से देखते रहिए कि वो गिर जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, थक जाएगा तो थोड़ी देर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर कोशिश करेगा। मतलब आपको सिखा रहा है कि ठीक है मेरे लिए मुश्किल है
लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। ये मोटिवेशन क्या किसी स्कूल में किसी ने पढ़ाया था क्या? उस 2 साल के बच्चे को कोई प्राइम मिनिस्टर गया था कहने के लिए क्या? किसी प्राइम मिनिस्टर ने समझाया था क्या? अरे निराश मत हो जा बेटे, खड़े हो जा, दौड़ो, ऐसा किसी गया था क्या? जी नहीं। ईश्वर ने एक इनहेरेंट क्वालिटी हम सब में रखी हुई है जो हमें कुछ न कुछ करने के लिए वो ड्राइविंग फोर्स बनती है। छोटे बालक में भी होता है। हमने कभी इन चीजों को ऑब्जर्व किया है? आपने देखा होगा कि कोई दिव्यांग अपनी कुछ गतिविधि करता है, उसने अपने तरीके ढूंढ लिए हैं बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन हमने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि देखिए भाई, ईश्वर ने उसकी इतनी शरीर में कमियां दी है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। उसने अपनी कमियों को ही शक्ति बना दिया है। और वो शक्ति खुद को तो दौड़ाती है, वो शक्ति अगर देखने वाला नहीं, ऑब्जर्व करने वाला, जो निरीक्षण करता है, उसको भी प्रेरणा देती है। हम कोशिश करें हमारे आसपास जो चीजें हैं उसको हम उस रूप में ऑब्जर्व करें, उसकी वीकनेसेस को ऑब्जर्व न करें, उस कमियों को उसने कैसे मात किया है, उन कमियों को कैसे मात करता है, उस प्रक्रिया को बारीकी से देखिए। आप फिर अपने आप को उसके साथ कोरिलेट करेंगे कि हाँ, मैं ऐसा होता है तो मैं भी शायद ऐसा कर सकता हूं। ईश्वर ने तो मुझे हाथ पैर सब बहुत बढ़िया दिया है, मुझे तो कोई कमी नहीं है, मैं तो चुप बैठा हूं। आप खुद दौड़ने लग जाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि दूसरा एक विषय है, क्या कभी आप खुद की एग्जाम लेते हैं क्या? आप अपने एग्जाम में तो कोई लीजिए, कोई आपके एग्जाम क्यों ले? जैसे मैंने शायद मेरी जो किताब है एग्जाम वॉरियर, उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि आप कभी एग्जाम को एक चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लगो तुम क्या समझते हो, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लिखा है, मेरी इतनी नोटें भरी हुई है, मैं टीचर के साथ इतने घंटे बैठा हूं, मैंने मम्मी के साथ समय बिताया है, मैं मेरे पड़ोसी की छात्र ने अच्छा काम किया तो उसके जगह में, अरे मैं इतना सीख करके आया, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले? तुम क्या होते हैं मेरे एग्जाम लेने वाले? मैं तुम्हारे एग्जाम ले रहा हूं, मैं देखता हूं तुम मुझे नीचे गिरा करके दिखा दो, मैं तुम्हें नीचे गिरा करके दिखा देता हूं। कभी तो करिए। कभी कभी आपको लगता है कि भाई मैं ये जो सोचता हूं सही है, गलत है, आप ऐसा कीजिए, एक बार रिप्ले करने की आदत बनाइए। रिप्ले करने की आदत बनाएंगे तो आपको एक नई दृष्टि मिलेगी। जैसे मानो क्लास के अंदर वो सीख करके आए, आपके 3-4 दोस्त हैं, बैठिए, और आज जो सीखा है आप ही टीचर बन के आपके 3 दोस्तों को सिखाइए, फिर दूसरा दोस्त और 3 को सिखाए, फिर तीसरा दोस्त और 3 को सिखाए, फिर चौथा दोस्त, यानी एक प्रकार से जितने पाया होगा वो परोसेगा और हर एक को ध्यान में आएगा। देखिए यार, उसने इस बिंदु को पकड़ा था, मुझसे छूट गया था, उसने एक पॉइंट को पकड़ा था, मुझसे छूट गया था। चारों लोग जब रिप्ले करेंगे उस बात को और खुद आप करेंगे, किताब नहीं है, कुछ नहीं है, सुना है, आप देखिए वो आपका अपना बन जाएगा। आप चीजों को, अब आपने देखा होगा कहीं कोई घटना घटी हो, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर को भी ये टीवी वाले खड़े हो जाते हैं ना डंडा लेकर के, और आपने देखा होगा वो जवाब देने में इधर उधर हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो पीछे से प्रॉम्प्टिंग करना होता है, आपने देखा होगा। लेकिन एक गांव की महिला है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है और कोई टीवी वाला पहुंच गया, उसने बेचारे तो टीवी क्या है मालूम भी नहीं है और उसको पूछ लिया। आप देखिए बड़े आत्मविश्वास के साथ
वो सारा वर्णन कर देती है कि ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फलाने आए थे, दिखने आए थे, तो परफेक्टली चीजें बता। क्यों? क्योंकि उसने जो अनुभव किया उसको वो आत्मसात कर लेते हैं और उसके कारण उसको रिप्ले बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि आप अपने आप को खुले मन से इन चीजों से जोड़ेंगे तो कभी भी निराशा आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकती। Honorable Prime Minister, sir, thank you for giving us the mantra to think, observe and believe. However tall the summit, we assure you that we will never give up. माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध खम्मम तेलंगाना से यादा अनुषा, जो कि 12वीं कक्षा की छात्रा है, आपसे अपने प्रश्न का समाधान चाहती हैं। अनुषा, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम यादा अनुषा है। मैं गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज नागलंजा में 12 कक्षा पढ़ रही हूँ। मैं खम्मम जिले तेलंगाना से हूँ। सर, मेरे सवाल यहाँ है कि जब शिक्षक हमें पढ़ाते हैं तो हम समझ जाते हैं, लेकिन कुछ समय या कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं। कृपया इसके बारे में मेरी मदद करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद अनुषा। मान्यवर, हमें एक अन्य प्रश्न नमो ऐप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रश्नकर्ता गायत्री सक्सेना जानना चाहती है, परीक्षा देते समय उनके साथ अक्सर ऐसा होता है, जो पढ़े और याद किए हुए विषय हैं वो भी परीक्षा हॉल में भूल जाते हैं, जबकि परीक्षा से पहले या परीक्षा के बाद साथियों से बात करते समय उन्हें वही जवाब ध्यान में रहता है। ऐसी स्थिति को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? मान्यवर, अनुषा एवं गायत्री सक्सेना के जैसे प्रश्न अनेक अन्य लोगों के मन में भी है, जिनका संबंध स्मरण शक्ति से है। कृपया इस दिशा में मार्गदर्शन कर हितार्थ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। शायद हर विद्यार्थी के दिमाग में ये विषय कभी न कभी तो एक समस्या बन करके खड़ा हो ही जाता है। हर एक को लगता है कि मुझे याद नहीं रहता, ये मैं भूल गया। लेकिन आप अगर देखेंगे इवन एग्जाम के टाइम पर अचानक ऐसी चीजें आपकी निकलने लगेगी कि आपको कभी एग्जाम दोबारा आने, मैंने तो पिछले हफ्ते भर में कभी इस विषय को छुआ नहीं था, अचानक क्वेश्चन आ गया, लेकिन मेरा जवाब बहुत अच्छा हो गया। मतलब कहीं पर स्टोर था, आपका भी ध्यान नहीं था, अंदर स्टोर था। और वो स्टोर क्यों था? क्योंकि जब वो भर रहे थे तब दरवाजे खुले थे, कपबोर्ड खुला हुआ था, इसलिए अंदर वो गया। अगर कपबोर्ड बंद होता, कितना ही पढ़ो से कुछ नहीं जाता। और इसलिए कभी कभी ध्यान शब्द ऐसा है कि लोग उसको योगा, मेडिटेशन, हिमालय, ऋषि, मुनियों हाथ जोड़ देते। मेरा बड़ा सिंपल सा मत है, ध्यान का मतलब क्या है? अगर आप यहां आए, लेकिन अभी आप सोचते होंगे कि मम्मी घर पे टीवी देखती होगी, वो ढूंढती होगी मैं के कोने में बैठा हूं। मतलब आप यहां नहीं है, आप घर में हैं। आपके दिमाग में यही है कि मम्मी टीवी देखती होगी कि नहीं देखती होगी। मैं यहां बैठा हूं, उनको नजर आया होगा कि नहीं आया होगा। आपका ध्यान यहां होना चाहिए था, लेकिन आपका ध्यान वहां है, मतलब आप बेध्यान है। अगर आप यहां हैं तो आप ध्यान में हैं, आप वहां हैं तो बेध्यान है। और इसलिए ध्यान को इतनी सरलता से जीवन में स्वीकार कीजिए, इतनी सरलता से स्वीकार कीजिए। ये कोई बहुत बड़ा साइंस है और कोई बहुत बड़ा नाक पकड़ करके हिमालय में जाके बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं है।
बहुत सरल है। आप उस पल को जीने की कोशिश कीजिए। अगर उस पल को आप जी भर के जीते हैं तो वो आपकी शक्ति बन जाता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे सुबह चाय पीते रहते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, परिवार के लोग कहते हैं अरे पानी गर्म हो गया, चलो जल्दी नहाने के लिए चलो। नहीं मुझे अखबार पढ़ना है। फिर कहेंगे नहीं नाश्ता गर्म हो है, ठंडा हो जाएगा, फिर भी कहेंगे मुझे अखबार पढ़ना है। कभी उन माताओं से मैं कहता हूँ जो घर में ऐसी परेशानी करते हैं उनको जरा शाम को पूछो शायद अखबार में क्या पढ़ा था। मैं 99% लोग बताता हूं वो नहीं कह पाएंगे कि आज के अखबार की हेडलाइन क्या है। क्यों? वो न जागृत है, न वो उस पल को जी रहा है। वो आदतन पन्ने घुमा रहा है, आंखें देख रही है, चीजें पढ़ी जा रही है, कुछ भी रजिस्टर नहीं हो रहा है। और अगर रजिस्टर नहीं हो रहा है तो मेमोरी चिप में जाता नहीं है। अब इसलिए आपके लिए पहली आवश्यकता ये है, आप जो भी करें उससे उस वर्तमान को, और मेरा अभी भी मत है कि परमात्मा की इस सृष्टि को सबसे बड़ी कोई सौगात है। अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा वो सौगात वर्तमान है। जो इस वर्तमान को जान पाता है, जो इस वर्तमान को जी पाता है,